मोस्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया और क्वेश्चन समझ लिया ना, तो उत्तर आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए, मेरी इस बात से सहमत हैं आप? मेरी इस बात से सहमत हैं आप कि लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव किया है? अगर सहमत हैं तो कमेंट्स करके बताओ, जो बाद में देख रहे हैं वो भी, और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के कमेंट देख लूंगा। अभी आप एक बार हम क्लास पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, कमेंट्स वगैरह तो हम लोग देखते रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से अधिगम कर्ता कौन है? आप हो इस समय अधिगम कर्ता। अधिगम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीखना, जानना या लर्न करना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। थोड़ा जूम कर देता हूं, हाँ। अधिगम कर्ता का मतलब क्या हो? अधिगम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना, लर्न करना, सीखना। लेकिन सीखने की बात अगर मैं करूं तो केवल स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से ही अधिगम प्राप्त नहीं होता। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको हर रूप में प्राप्त होती है। जैसे मैंने मान लो इस दीवार में ऐसे हाथ मार दिया, मैंने मान लो इस दीवार में ऐसे टेबल पे ऐसे हाथ मार दिया, तो मेरे हाथ में क्या लगी? चोट लगी। तो चोट से क्या मुझे दर्द का आभास हुआ, तो ये दर्द का आभास भी मुझे अधिगम करवाएगा। मैं वापस इसमें दोबारा ऐसे चोट नहीं मारूं। हर एक चीज से अधिगम प्राप्त होता है। और आप इस समय कौन हो? अधिगम करता हो। आप चीजों को सीख रहे हो। तो क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कर्ताओं को संवेगात्मक, संवेग का मतलब क्या होता है? भावना। अच्छा, एक काम करो, आप पेन कॉपी निकालो। मैं जितने भी कठिन शब्द आएंगे ना, उनके आपको अर्थ लिखवाते चलूंगा। जितने भी कठिन शब्द आएंगे उनके मैं अर्थ लिखवाते चलूंगा। अब होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे टीचर अंग्रेजी के हैं। आप जितना भी यूट्यूब खोल कर देख लो, आपको अंग्रेजी के शिक्षक मिल जाएंगे। अंग्रेजी में ही अच्छी किताबें मिलती हैं, है ना, खासकर। तो क्या होता है, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों की सीटों को खा जाते हैं और वो ज्यादा बेहतर आंसर दे पाते हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चों की दिक्कत यह है कि ना तो वो अंग्रेजी जानते और ना ही वो हिंदी के उन क्लिष्ट शब्दों को जान पाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के शिक्षक हिंदी के उन क्लिष्ट शब्दों को समझाते नहीं है, वो अंग्रेजी में समझाते हैं, और अंग्रेजी आप थोड़े दिन बाद में भूल जाते हो। तो मैंने एक सोचा है कि मैं क्या करूंगा, एक पेन कॉपी बनवाऊंगा आप लोगों से, और पेन कॉपी में हर एक छोटे छोटे शब्दों को लिखवाऊंगा। कैसा रहेगा? आपको कैसा लगेगा ये चीज? चलिए, अधिगमकर्ता का संवेगात का मतलब होता है भावना। संवेग का मतलब होता है भावना, इमोशंस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को भावना, इमोशनल रूप का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? संवेगात्मक बुद्धि का साथियों सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत क्या करता है? अब आपको यहां पर इनका लिंक लगाना है। अब यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर पढ़िए। पहला ऑप्शन है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना। देखो, मैं एक बात बताऊं कि जो आदमी इमोशनल होता है ना, भावनात्मक रूप से होता है ना, वो खुद के इमोशंस भी समझता है और दूसरों के इमोशन भी समझता है। लेकिन जो व्यक्ति रूड होता है, वो ना अपनी बात समझता है ना दूसरों की बात समझता है। तो आप सहमत हो? मेरी नजरों में क्या है साथियों? यहां पर एक है साथियों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर एक हमारा यहां पर सही है, ध्यान से समझना, लल्लन टॉप ट्रिक लगाओ। अगर एक हमारा सही है तो जिस भी ऑप्शन में एक नंबर नहीं दिख रहा उनको काट दो। इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक। आ जाइए, बताते जाता हूं। देखो, मैंने पढ़ा एक नंबर हमारा सही है, तो जिस भी ऑप्शन में हमको एक नंबर नहीं आ रहा हमने काट दिया। अब या तो हमारा ए सही है और या हमारा सी सही है। आइए और चीजों को करके यहां पर देख लेते। स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। एक बात बताओ, जो व्यक्ति इमोशनल है, जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से सशक्त है, क्या अपने आप को बलपूर्वक प्रेजेंट करेगा? मैं आपसे कहता हूं कि यार तू या तो मेरी बात सुन ले, नहीं मैं तेरा लाठी से मारूंगा। नहीं, ऐसे गंवार आदमी नहीं है, ऐसा इस तरह का आड़ू आदमी नहीं रहेगा। समझदार विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। यानी समझदार, भावुक, इमोशनल, संवेगात्मक व्यक्ति हमेशा अपनी बात को बलपूर्वक नहीं रखेगा, वो अपनी बात को तर्क के आधार पर रखेगा। इसलिए साथियों यहां पर दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। अब ऑप्शन देखिए नीचे, इन दोनों को तो मैं पहले ही खारिज कर चुका हूं। अब जिस ऑप्शन में आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है उसको भी यहां पर काट दो, और यहां पर भगवान की कृपा से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब देखो कितने प्रेम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगर सोचो आपने एक क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा होता तो क्या इस क्वेश्चन को आप इतने प्रेम से सही कर पाते? आज के जमाने में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखो। आज के जमाने में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन 1 से ज्यादा आते हैं। उन ऑप्शनों को काटने के लिए हमको सवाल को उत्तर के आधार पर करना होगा। आज आप मेरी पहली क्लास में जुड़े हो, धीरे धीरे देखते जाओ होता है क्या। अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, अगली क्लास में रिसर्च पढ़ाऊंगा,
फिर मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, डीआई पढ़ाऊंगा और साथियों पर्यावरण पढ़ाऊंगा। मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये ट्रिक आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व कर पाओगे। वेरी गुड साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो, और आइए इस ट्रिक के आधार पर हम और क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल साथियों, और दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का हम लोग यहां पर प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करो, पहले पढ़ो और फिर आंसर, पहले पढ़ो और फिर यहां पर आंसर देने का प्रयास करो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, देखो मैं आपकी मदद कर देता हूं पढ़ने में और फिर साथियों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नीचे दिए गए 2 सेट में, एक सेट हेरा और एक सेट हेरा, नीचे दिए गए 2 सेट में ब्लूम क्या है, एक साथियों विचारक थे। क्या थे? ब्लूम एक विचारक थे। इसका सिद्धांत भी आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम का मतलब मैं समझा चुका हूं, सीखना, जानना, समझना, किसी चीज को लर्न करना, यह अधिगम होता है। नीचे दिए गए 2 सेटों में ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, जबकि सेट 1 और उनके उदाहरण संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सेटों को हमको यहां पर सुमेलित करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपके सामने आ जाए, आई रिपीट, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कोई सामने आ जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आइए हमको यहां पर एक ऐसा, देखो स्मृति का स्तर हम नहीं जानते, स्मृति स्तर का मतलब क्या होता है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करना सीख लो, एक बार सीख लो फिर मैं आपसे करवाऊंगा। क्या होता है, मान लो ऐसे कोई सवाल अगर हम इनको जानते, जैसे स्मृति स्तर का मतलब भी मैं नहीं जानता, जैसे मैं अवबोध स्तर का मतलब भी मैं नहीं जानता, मान लो मैं विश्लेषण का मतलब भी नहीं जानता, मैं यहां पर चीजों को जान ही नहीं रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ भी सब मैं भूल चुका हूं। अब हमको क्या करना है, आइए इस ट्रिक को समझने का प्रयास कर। जब मेरे सामने क्वेश्चन आया, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक आउट हो गया कि भाई मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैंने ये पढ़ा नहीं आ रहा, ये पढ़ा नहीं आ रहा, इनको पढ़ा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब इस समय क्या करेंगे, हमको इन सभी लाइनों में से 4 लाइन ये रही, 4 लाइन ये रही, इनमें से कोई एक ऐसी पंक्ति ढूंढनी है जो हमसे आती हो। जैसे सपोज करो नए विचार उत्पन्न करना भी मुझसे आता है, जैसे स्मृति स्तर नहीं आता, लेकिन मुझे सृजन का मतलब तो पता है ना, सृजन का मतलब क्रिएट करना, किसी चीज को क्रिएटिव करना, उसका इनोवेशन करना, है ना। सृजन का मतलब उसको उत्पन्न करना, पैदा करना, सृजन का मतलब यही होता है ना, कोई काम का, जैसे रोजगार सृजन करना, ये रोजगार का मतलब रोजगार निकाल दिए, जैसे कि अभी वर्तमान की जो सरकार है उसने रोजगार सृजन कर दिए, यानी रोजगार पैदा करना। तो क्या होता है कि हम पूरी चीज हमसे नहीं आती है, लेकिन हमको एक पता है कि सृजन स्तर का मतलब हमको पता है कि यार सृजन का मतलब कुछ तो होता है। अब आइए यहां पर मिलाना शुरू कर देते हैं सृजन को। केवल हमको इतना पता लग गया कि हमसे ये शब्द आता है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है गाइस, इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अब हम यहां से मिलाना शुरू करेंगे इसको कि इसका मतलब क्या है, इसका सृजन का मतलब क्या है, इसको हम उसी तरीके से मिलाना शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो सृजन को मैंने डी से मिलाया, सृजन स्तर का मतलब सूचनाओं का कई स्थानों भाग, यानी ये भी हमारा गलत है। अब मैंने इसको इससे मिलाया 3 से, सृजन स्तर सूचनाओं का अनुसरण, ये भी हमारा गलत है। लेकिन जब मैंने इससे मिलाया नए विचार उत्पन्न करना, अब आपको साथियों मजा आ गया होगा कि सृजन स्तर का मतलब क्या है, नए विचारों को उत्पन्न करना। अब हमने क्या देख लिया कि इस डी का आंसर 2 है, तो डी के नीचे 2 ढूंढो, ये रहा डी, इसके नीचे 2 ढूंढो, ये 4 है, ये 2 है, एक ही आंसर सही हो सकता है। ये डी है, इसके नीचे एक 4 है और ये एक आंसर 2 है। अब या तो आंसर हमारा सी सही, अब या आंसर हमारा डी सही। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है गाइस, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तुरंत। हमने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल फेंके। अब हम साथियों 50-50 पर यहां पर आ गए हैं। कौन पर आ गए हैं? 50-50 पर साथियों हम लोग यहां पर आ गए हैं। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है और सुननी है। अब एक चीज आपने सोची कि दोबारा से जब हमने पढ़ाई करी, जब हमने यहां पर दोबारा से पढ़ा, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, स्मृति, याददाश्त। अगर हम इसको यहां पर मिलाएंगे, याददाश्ती को मिलाएंगे सूचनाओं का अनुसरण करने से, क्या मिलाएंगे साथियों, यहां पर क्या मिला देंगे, याददाश्ती का मतलब मिला देंगे सूचनाओं का अनुसरण का मतलब याद करना। तो यार 1 में 3 सही, तो जहां पर 1 में 3 सही हो, ये ए है, ये ए है, इसके नीचे 3 सही या 3 नहीं है और इसके नीचे 3, ये रहा, आंसर डी आ गया। समझे? केवल हमने 2 चीज पढ़ी, आंसर क्या आ गया हमारा,
हमारा आंसर डी आ गया। हमने दो ही चीज पढ़ी है, मैं फिर से मिटा देता हूं और फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैंने केवल दो चीज पढ़ी है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का अनुसरण करना। और सृजन स्तर, इसका मतलब क्या होता है? नए विचारों को उत्पन्न करना। सिर्फ इन्हीं दो शब्दों के आधार पर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बोले लल्लन टॉप ट्रिक की जय हो। मजा आया? मजा आया। देखो मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं, मेरी इस क्लास में अगर आप इसलिए आए हो कि सर एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराएंगे, 150 क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी जल्दी ऑप्शन देंगे, फटाफट जल्दी जल्दी ऑप्शन दिया, उत्तर बताओ ऑप्शन, तो आप गलत हो, जा सकते हो क्लास। मैं इस क्लास में क्यों हूं? क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि बदलते परिवेश में जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस को बदल रहा है लैंग्वेज के स्तर पर, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है, और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि आज के समय में क्या पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी नहीं है। सारी दुनिया को पता है क्या पढ़ना है, सबके पास सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन क्या छोड़ देना है इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी। इसलिए मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपकी एग्जाम में आएगी, या उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्या मेरी आप इस बात से सहमत हैं? तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ, एक प्यार भरा कमेंट जरूर करो। बाद में देखने वाले लोग भी से भी कह रहा हूं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है? ओके, अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। समझ गए साथियों क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे बहुत आते हैं, लेकिन यहां पर जो लैंग्वेज देखो, नैदानिक, निष्पादन, विद्यमान, अनुदेश, देशनोपरांत और साथियों विफलता, इतने कठिन शब्द आते हैं और बच्चा कठिन शब्द देखकर घबरा जाता है। मैंने कहा कि मैं आपको सारे कठिन शब्द लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कर। एग्जामिनर क्या कर रहा है? एग्जामिनर ना गेम खेल रहा है हमारे साथ। एग्जामिनर को पता है सिलेबस वही है, लेकिन शब्द क्या दे दिया? नैदानिक मूल्यांकन। शब्द क्या दे दिया? निष्पादन। शब्द क्या दे दिया? विद्यमान। शब्द क्या देता? अनुदेशनातोपरांत। ऐसे ऐसे शब्द दे देता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि हिंदी मीडियम का बच्चा समझ नहीं पाता। हिंदी मीडियम के बच्चों की दिक्कत यह है कि ना तो वो हिंदी को समझ पाता है और ना ही वो अंग्रेजी को समझ पाता है, और वो क्या करता है फिर? राम आधार पर तुक्का मारता है और अपनी सीट भी अंग्रेजी मीडियम के बालक को देकर आ जाता है, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता अंग्रेजी मीडियम का, लेकिन अंग्रेजी तो जानता है। भाई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी नहीं जानेगा, लेकिन अंग्रेजी तो जानता है। और हिंदी मीडियम के साथ समस्या क्या है कि वो हिंदी भी नहीं जानते ढंग से, अंग्रेजी तो पूछो ही मत। अंग्रेजी का तो माशाअल्लाह काम ही तगड़ा है। मेरी इस बात से सहमत है आप? तो मैं क्या कर रहा हूं, चाहे मुझे तुम कह दो कि सर आप बायस हो रहे हो, बिल्कुल कह दो, मैं सहमत हूं। मैं इस क्लास को टोटल हिंदी मीडियम के बच्चों को समर्पित होकर पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक एक शब्द हिंदी का मैं समझाता हुआ चलूंगा। चाहे भले ही आप गाली दे लो अंग्रेजी वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं करूंगा ऐसा। चलिए, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित क्या होता है? उत्तर देना देखिए, आप लोग को कोई उत्तर देने का प्रयास करना। नैदान एक शब्द होता है निदान। निदान का मतलब आपने देखा है कभी? किसी समस्या का समाधान करना। जैसे आप कहते हो अरे मैंने उस समस्या का निदान कर दिया। भाई मुझे उस समस्या का निदान पता लग गया है, मैं जाऊंगा तो उसको एक झटके में निदान करके आ जाऊं। मतलब ऐसा लगता है कि यार निदान का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी चीज का हल करना। नैदानिक मूल्यांकन भी आपका वहीं से बना है। इसका मतलब क्या हो गया? अनुदेशन के दौरान अधिगम्य विद्वान समस्याओं के कारणों को समाधान करना। यहां पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या आंसर है साथियों? बी आंसर मेरा यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है। जितने लोगों ने लाइक किया है वो सब लोग एग्जाम में पास होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका भगवान धनी है। बेटा सोच लो, मैं देखने वाला हूं कितने लोगों ने लाइक किया है। बस वीडियो जब तक मैं एक बार लैपटॉप चार्ज में लगा दूं, मैं देख रहा हूं कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने वीडियो लाइक किया, मैं ये देखने वाला हूं। अभी रुक जाओ। गुरु दक्षिणा में अगर लाइक नहीं दिया तो भाई कर्ण की तरह फिर फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा एग्जाम के समय में। मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है। अब अरे थारी भली हो जाए थारी, बहुत कम लोगों ने लाइक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। नीचे दी गई सूची में उन अनुदेशात्मक पक्ष, मैं समझाने वाला हूं अनुदेशात्मक का मतलब क्या होता है। उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना। देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप क्वेश्चन को ठीक समझ लोगे, मेरी बात इधर देखो। भाई हेलो, इधर देखो,
पूरे दिन लग रहे हैं इधर उधर कमेंट्स करने। इधर देखो मेरी तरफ, देखा ऐसा है, सिलेबस हमारा आज से 4 साल 5 साल पुराना है, लगातार 4-5 साल से एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है। सुनो मेरी बात, अब उसको हमेशा हर साल नए क्वेश्चन बनाने हैं। अब यार इतना छोटा सिलेबस है एक टॉपिक का, तो उसमें नए क्वेश्चन कहां तक बनाएगा इतने ज्यादा। और पेपर 1 का तो ऐसा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बनते हैं। तो क्या कलाबाजी होती है कि क्वेश्चन सरल रहता है, बस लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है, वहीं आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो। तो आइए यहां पर हम इन चीजों को समझने का प्रयास करें। दी गई सूची में अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए। जो कक्षा योजना, कक्षा में जो योजना बनाते हैं, कक्षा योजना की संरचना, कक्षा योजना का संरचना का अंश है, हिस्सा है। दी गई सूची में विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। यानी कि आप उस अनुदेशात्मक पक्ष ने उस ऑर्डर को फॉलो करो जिस ऑर्डर में आपकी कक्षा योजना या कक्षा की संरचना बनाई जाती है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अटेंशन प्लीज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, इधर देखो मेरी तरफ, लुक एट मी, इधर देखो, ए हेलो, ए हरिपुर सेठ, लालपुर सेठ, अरे हाँ आपसे कह रहा हूं। तो पहले क्या, अटेंशन। सबसे पहले कोई भी काम करने से क्लास में सबसे पहले क्या होता है, छात्रों का ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए, ये अटेंशन होना चाहिए, ये सबसे मस्ट चीज है। अगर हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है तो तुम कितनी योजना बना लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। इसलिए अटेंशन होना सबसे ज्यादा जरूरी, पहली चीज क्या है, अटेंशन होना। ओके गाइस, उसके बाद में क्या होता है, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान। एक पूर्वकालिक ज्ञान का मतलब क्या होता है, पहले का ज्ञान। अब मेरी बात समझो यार, आप इस क्लास को हजारों की संख्या में देखोगे, राइट, देख रहे हो। अब मुझे तो पता नहीं कि तुम कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो। मैंने जब से बैच द्रोणा लॉन्च किया है, जब से मैंने मानकर चल रही है कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है ताकि सभी बच्चों का भला हो जाए। मुझे यह पता नहीं है कि इस क्लास को देखने वाली सरिता कितना जानती है, राहुल कितना जानता है और विशाल कितना जानता है मुझे तो पता नहीं है। तो पूर्वकालिक ज्ञान का हमको यहां पर उपयोग नहीं करना है जब हम कक्षा की संरचना बना रहे होते हैं। देखो रात को 3 बजे तक मैंने, रात को 3:30 बजे तक मैंने कक्षा की योजना बनाई, क्योंकि कल मैंने आपको 9 बजे बैच अर्जुन में बोला था कि कल से हम द्रोणा बैच शुरू करने वाले हैं, राइट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने रात भर आप इसकी योजना बनाई। तो मैंने आप लोगों से तो कांटेक्ट किया नहीं कि यार भाई सलमान बता दे यार क्या करना है। तो मैंने क्या किया, विद्यार्थियों को पूर्वकालिक ज्ञान की हमको यहां पर आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, एक हमारा सही और 2 हमारा गलत। तो जब हमारा एक सही आ रहा है था, जब हमारा एक सही था, तो जिस भी ऑप्शन में एक नहीं है वहां हमने काट दिया लल्लन टॉप ट्रिक लगाकर, और जिस भी ऑप्शन में एक नहीं है वो हमने काट दिया। इधर देखते जाओ, मैं दोबारा समझा दूं ताकि और अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ आ जाए। इधर देखिए, हमको पता है कि विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना है, एक ऑप्शन हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी ऑप्शन में हमको एक नजर नहीं आ रहा है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में एक नजर नहीं आ रहा तो हमने डी को काट दिया राम जी का नाम लेके। ऑप्शन नंबर सी में हमको एक नजर नहीं आ रहा तो हमने राम जी का नाम लेके ऑप्शन नंबर सी को भी काट दिया है। तो अब हमारे पास या तो आंसर ए सही या आंसर हमारे साथ बी सही। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान। तो मैंने ये किया कि विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन इससे पहले एक काम और भी कर सकते हो, अगर लल्लन टॉप ट्रिक पर जा रहे हो ना। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपको समान अंक ढूंढने हैं। इधर देखिए, लुक एट मी गाइस, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मेरी तरफ ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। आपको यहां पर समान अंक ढूंढने हैं। जैसे यहां पर आपको 3 नजर आ रहा है इस ऑप्शन में 3 नंबर। भाई या तो आंसर हमारा एक सही है और या आंसर हमारा बी सही है। यहां पर आपको 3 नजर आ रहा है, बोलो गुरुजी 3 नजर आ रहा है, बोलो ना भाई साहब, बोलो 3 नजर आ रहा है। और आपको यहां पर भी 3 नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दोनों जगह अगर 3-3 नजर आ रहा है तो राम जी का नाम लेकर बिना कुछ कहे मैं 3 को सही कर दूंगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लल्लन टॉप ट्रिक है, इसी को कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक। अनअकैडमी में थारा गुरुजी टॉप 5 टीचरों में लल्लन टॉप ट्रिक बहुत पॉपुलर है। 4 साल से अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं मैं, 4 साल से नेट। मैं जान लेना लल्लन टॉप गुरुजी कौन है, बच्चा जानता है अनअकैडमी पर लल्लन टॉप गुरुजी। तो लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहती है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 को हम बिना पढ़े ही सही कर देंगे। अब अगला अंक और मिलाओ, इधर देखिए, यहां पर 4 है और यहां पर भी साथियों 4 है, तो बिना पढ़े ही हम 4 को सही कर देंगे। अब हमने क्या किया, यहां पर 3 और 4 भी सही कर दिया। अब जो लड़ाई बच गई है, अब लड़ाई जो बच गई है साथियों, वो लड़ाई बची है हमारी, या तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 में लड़ाई बच रही है या ऑप्शन नंबर हमारा 2 में लड़ाई बच रही है। एक तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो हमने जैसे ही पढ़ा विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तो विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान तो गलत है। तो हमने क्या किया,
ऑप्शन नंबर जो ए है वो भी काट दिया और देखो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आ गया। टन टना टन 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 तारा। हमने केवल 2 ऑप्शनों को पढ़ा, देख लो, इन ऑप्शनों को पढ़ते ही हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक। तालियां बजानी देनी चाहिए एक बार आप लोगों को। इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक, जहां पर बिना कुछ मेहनत के हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दिमाग लगाने की जरूरत है, ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो गया साथियों क्वेश्चन? तो इस आधार पर साथियों हमने क्वेश्चन नंबर बी यहां पर आंसर आ गया। क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर बी आंसर आ गया। मजा आया? गजब मजा आ गया ना। इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे सीखना है। आज ही हमारी पहली क्लास है, आप चिंता ना करो, आगे आगे बढ़ेंगे तो ये एकदम दिमाग में छाप दूंगा मैं आपको। इन चीजों को आपके दिमाग में एक एक चीज छप जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी प्रयास करो और आपके साथ मैं भी प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर, शिक्षण में चर्चा पद्धति। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो चर्चा पद्धति जब होती है